students, let's start Indian economy on the eve of independence. The first chapter of Indian economy. जैसा आपको पता है इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. The first is macro economics, second is Indian economy. हम दो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और अब हम दो चैप्टर्स करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के. पेज नंबर 3. पेज नंबर 3. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आपको क्या लगता है इंडियन इकोनॉमी कैसे होगी जब इंडिपेंडेंस हुई? इट वॉज अ पुअर कंट्री. हम आज की इंडिया की प्रॉब्लम तभी समझ पाएंगे जब हमें पहले देखना पड़ेगा 47 में इंडिया क्या था. वो पूरी की पूरी तरह इकोनॉमी ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो चुकी थी. द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट इकोनॉमी हैज इट्स रूट डीप्स इन इट्स हिस्ट्री, particularly in the period when India was under the British rule. Britishers ruled India for almost 200 years till the 15th August 1947. Their sole purpose was to underline exploit the natural resources of India for their own benefit and reduce the country to being a raw material supplier for it. इंडिया को उन्होंने इतना डाउन कर दिया कि सिर्फ वो ब्रिटिशर्स को नेचुरल रिसोर्सेज देने के लिए ही रह गया था. ग्रेट ब्रिटेन ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी. An understanding of the explorative nature of this relationship is essential for the assessment of the level of development which the Indian economy has attained till now. आज इंडिया बहुत पीछे है, हम कहते हैं अमेरिका से पीछे है, बट हमें देखना पड़ेगा ये 70 ईयर्स में इंडिया ने क्या किया है. तो पहले हम देखेंगे हम 47 पे थे कहाँ, फिर 47 से 91 तक क्या काम किए, और 91 से लेके अभी तक इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं. इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया कैसा था? प्रायर टू ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वाज अ डेवलप्ड एंड अ फ्लरिशिंग इकोनॉमी. सोने की चिड़िया. Many travelers have described India as a rich country, rather a very rich country. French traveler Bernier, who visited India during the 17th century, described it as richer than Egypt. इजिप्ट से बहुत अमीर, और इजिप्ट उस टाइम पे बहुत रिच कंसिडर होता था. Agriculture was well developed, villages were self-sufficient, Indian handicrafts were acclaimed all around the world. Handmade textiles such as Dhakai muslin of Bengal was famous worldwide. Foreign travelers used to refer it as Malmal Shahi or Malmal Khas, implying that it was fit to be worn for underlying royalty. इंडिया में जो बनता था वो रॉयल माना जाता था. ये ब्रिटिश रूल से पहले की बात है, 18th सेंचुरी से पहले की बात है. इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर ब्रिटिश रूल, वो 200 साल इंडिया ने कैसे काम किए? There was no official estimate of national income and per capita income of India during the colonial rule because of lack of initiative shown by British government. As such कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, एस्टिमेटेड डेटा. क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि डेटा बाहर आए. ना वो इतने मेहनत करना चाहती थी, ना ही वो अपने लूप होल्स को वर्ड में शो करना चाहती थी. Therefore, the level of economic growth cannot be predicted with accuracy. However, some individuals such as Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Sherrills, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai made some attempts to study the level of growth during the colonial period, but these studies yielded inconsistent results. इन्होंने बहुत मेहनत की डेटा निकालने की, but डेटा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं मिला. However, most of the study did find there was a low level of economic growth during the colonial rule. Underline low level of economic growth. हाँ, कुछ ये एस्टिमेट मिला कि वो 200 साल इंडिया बहुत डाउन हुआ है as compared to the prior rule. Done. स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसा काम कर रही थी? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वर इन अ वेरी डिसमल स्टेट. डिसमल मीन्स बहुत ही नीचे. All the sectors of the economy, 3 sectors, agriculture sector primary, industrial sector second,
टर्शरी सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, क्योंकि उस टाइम सर्विसेज इतनी फ्लरिश नहीं हुई थी, वर बैडली हिट बाय द कॉलोनियल रूल, अंडरलाइन बैडली हिट. The critical indicators of such change was the demographic profile of the country, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं. The occupational structure of the people and the economic and social infrastructure indicated that the country was adversely affected by the colonial rule. सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर. बहुत डाउन हो चुका था, लगान लगाया जाता था, जिस वजह से फार्मर्स पुअर हो चुके थे. जमींदारी सिस्टम था, जिसके अंदर जो बड़े फार्मर्स थे वो छोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे. डेट ट्रैप में थे फार्मर्स, और जो प्रोडक्शन होती थी वो नॉर्मली रॉ प्रोडक्ट की होती थी, जिसके अंदर हम क्या देते हैं, शुगर केन, कॉटन, वीट, जो बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं. कमर्शियलाइजेशन हुई पर ब्रिटिशर्स ने अपने लिए की थी. एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. हर 4 में से 3 बंदे एग्रीकल्चर में थे. In spite such of a large segment of the population being dependent on the agriculture, either directly or indirectly, this sector was facing stagnation and constant deterioration. Stagnation, रुका हुआ. इतने ज़्यादा लोग इस सेक्टर में थे, फिर भी वो सेक्टर स्टैगनेंट था, रुका हुआ था, और डिटियोरेट, नीचे आ रहा था. The following points should be considered in this regard. Agriculture productivity was low because of low level of technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers. Productivity बहुत कम थी. जितना एरिया था, जितने लोग थे, एक्चुअल में प्रोडक्शन शून्य के इक्वल. India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil. Agriculture starved, भूखा था ये सेक्टर, मर रहा था, क्योंकि कोई इन्वेस्ट करने को रेडी ही नहीं था. कोई प्रोड्यूसर इस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने को रेडी था. The land revenue system, particularly the जमींदारी system, which were prevalent in Bengal presidency, इस टाइम बांग्लादेश है, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था, वो सारा एरिया was suffered from the following drawbacks. The profit accruing to the agriculture sector went to जमींदार instead of cultivators. फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं मिलता था, फार्मर को दिहाड़ी मिलती थी, जिसकी जगह होती थी सारा प्रॉफिट उसे मिलता था, लाले जिससे हम क्या देते हैं. The zamindars were interested in collecting rent even in the event of crop failures and did nothing to improve the condition of agriculture. This caused misery and soil tension among the cultivators. जो कल्टीवेट करते थे, फार्मर्स करते थे, उन्हें रेंट भी देना पड़ता था, जिस वजह से जमींदार फर्टिलाइजर्स पे उन्हें था हमें रेंट तो आ रहा है, काम करे ना करे, उनके लिए तो फिक्स्ड इनकम थी. Such an attitude of zamindars were due to the terms of revenue settlement. The zamindars were required to deposit specified sum to revenues on fixed dates, failing which they lost their rights. Because of this, they pressurized the cultivators to pay them rent. और जमींदार भी गलत नहीं थे, उनको टैक्स देना पड़ता था, लगान. किसको? ब्रिटिशर्स को. सो ब्रिटिशर्स ने लगान लगाई हुई थी, जिसको देने के लिए उन्होंने फिक्स्ड रेंट लगा दिया. कल्टीवेटर्स को रेंट देना पड़ता था, उनके पास प्रॉफिट भी शेयर होता था बाद में. और जब ब्रिटिशर्स चले गए, सिचुएशन यहां पर रुकी. द ब्रिटिशर्स एनकरेज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? प्रॉफिट के लिए एग्रीकल्चर, नॉट सेल्फ सफिशिएंसी. एक होता है सेल्फ सफिशिएंसी, प्रोड्यूस किया, खाया, खत्म. एक होता है प्रोड्यूस किया, बेचा, कमर्शियलाइजेशन. ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए बनाता था, उसको कमर्शियलाइज में कन्वर्ट किया. अच्छी चीज है, बिजनेस करो, पैसा कमाओ. दिस फर्दर कंपाउंडेड द प्लाइट ऑफ द टिलर्स.
While earlier they were growing crops to meet their family needs, underlying self-sufficiency. Now they had to purchase from the market. This led to increase in indebtedness. But farmers के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रॉ मटेरियल खरीद पाए. बेचना शुरू किया, कम प्राइस पे ब्रिटिशर्स ने खरीदा, या मार्केट कंडीशन ऐसी थी कि सस्ता बिका, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो और इंडेप्टनेस में चले गए. ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का पॉइंट जब इंडिपेंडेंस मिली. एवरी 3 persons out of 4 वर इन द एग्रीकल्चर स्टेट. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे वर्क कर रहा था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक्सप्लॉइट हो चुकी थी. आयरन स्टील इंडस्ट्री टिस्को वर्क करने लगी थी. रेलवे इंडस्ट्री वर्क करने लगी थी. ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल बुरा नहीं किया, कुछ अच्छा भी किया, बट एक्चुअली उन्होंने अपने लिए अच्छा किया था. इन टर्न वो हमें मिल गया. उन्होंने रेलवे इंडस्ट्री क्यों बनाई थी? ताकि वो विलेजेस से सारा मटेरियल पोर्ट्स पे लेके जाए और वो पोर्ट से ब्रिटिशर में जाए. सी पोर्ट की बात हो रही है, वाटर पोर्ट की. बट जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारे पास एक रेलवे बनी बनाई हमारे पास रह गई, जिसको हमने अब इस टाइम रेलवे इंडिया की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट की. इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम थी, एग्रीकल्चर से कम लोग उसमें वर्क कर रहे थे, उसमें इनरोल थे. The Britishers followed a policy of systematic deindustrialization by creating circumstances conducive to the decay of handicraft industry and not taking any step to promote modern industry. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में सबसे ऊपर थी, उसको नीचे ला दिया और मॉडर्न इंडस्ट्री को ऊपर नहीं लेके गए. They reduced India to a mere exporter of raw material and importer of finished goods. अब इंडिया क्या करता था? अपने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट कर देता था और वहाँ के फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर लेता था, जिससे इंडिया का सारा पैसा सक करके अमेरिका में इंजेक्ट हो गया, सॉरी यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स में इंजेक्ट हो गया. The following points bring forward the state of industrial sector on the eve of independence. The handicraft industry had declined, नीचे आई, बहुत नीचे आई. During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. Modern industry आई पर productivity बहुत कम रही. Some cotton textile mills were established in Maharashtra and Gujarat by Indians, while jute mills were established in Bengal by Britishers. Indian iron and steel industries were coming up in the beginning of 20th century. TISCO was incorporated in 1907. कुछ इंडस्ट्रीज ने काम भी किए. A few other industries in the field of sugar, cement, paper were established after the Second World War. There were no capital good industry to promote further industrialization. Underlying no capital good industry. कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंप्रूव हो. इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्लो, वेरी स्मॉल. नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत ही कम थी. पब्लिक सेक्टर वाज ऑपरेशनल इन अ वेरी स्मॉल एरिया. It was confined to railways, power generation, communication, port and some other departmental undertakings. Public sector underlying government. Governments की जो operational area था वो बहुत ही कम था. Like railways, power generation, electricity, communication, phone, ports, seaport, airport and some other departmental undertaking. और ये सारे किसके लिए थे? You may write it. सारे किसके लिए थे? For upgrading the British economy. For upgrading the British economy.
टेक योर टाइम, इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छी तरह पढ़ लें, टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगाइए और इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ें। I'm here only, speed up. चलिए, अब इंडिया की फॉरेन ट्रेड कंडीशन क्या थी उस टाइम पे? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की फॉरेन ट्रेड की कंडीशन कुछ ऐसी थी। सारा का सारा इंपोर्ट ब्रिटिश से होता था, फिनिश्ड गुड्स का, और सारा का सारा एक्सपोर्ट ब्रिटिश को ही होता था रॉ मटेरियल का। मतलब इंडिया के सभी रिसोर्सेज, रॉ कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, वो मुंबई पोर्ट से, गुजरात पोर्ट से ब्रिटिश भेजा जाता था और वहाँ पे प्रोडक्शन होती थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती थी, और वहाँ जो सामान बच जाता था वो इंडिया में दे दिया जाता था। डंपिंग कहते हैं इसे हम। जैसे चाइनीज इकोनॉमी यहाँ पे अब डंपिंग करती है, उसी टाइम वहाँ पर उस टाइम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे डंप किया जाता था। अगर आप गूगल पे इमेज पे सर्च करें तो पूरा अफ्रीका से घूम के यूरोप में जाना पड़ता था। तो एक स्पेशल सुएज कैनाल बनाई गई इसी पर्पस के लिए। दिस इज प्राइमरी सेक्टर, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर के साथ और भी बहुत आते हैं, लाइक फिशिंग, डेयरी। उस टाइम एग्रीकल्चर ही मेन था तो हम वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में बहुत सर्विसेज आती हैं, टीचिंग, और यू में से डॉक्टर्स। फॉरेन ट्रेड उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, इसलिए हम सिर्फ टर्शरी सेक्टर में वो ही पढ़ रहे हैं। कैसी थी इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ independence with regard to foreign trade? India has been an important trading nation since ancient times, but when the restrictive policies of commodity production, trade and tariff were imposed, tariff मतलब tax, इस product पर इतना tax, by the colonial government underlying British, it adversely affected the structure, पूरा structure adversely affect हो गया। Composition and volume of Indians foreign trade, इंडिया का पूरा फॉरेन ट्रेड चेंज हो गया। पहले क्या था, हैंडीक्राफ्ट जाते थे, अब क्या था, रॉ मटेरियल जाता था। इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा।
India was importer of finished consumer goods like cotton, silk, machinery produced in the factories of Britain. More than half of India's trade were restricted to Britain, while the rest in few countries like Iran, Sri Lanka and China, जो इंडिया से बिल्कुल पास था. 50% यहाँ लिखे, 50 से ज़्यादा या more than half. It was about 60%. India generated an export surplus, but it did not result in any flow of gold and silver into the country. इंडिया में प्रोडक्शन तो बहुत होती थी, सरप्लस एक्सपोर्ट हो गया, प्रॉफिट हुआ. इट वॉज यूज टू मेक पेमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू पे फॉर द एक्सपेंसेस. पर जो प्रॉफिट हुआ वो इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिला. जो प्रॉफिट हुआ वो इंडिया के गोल्ड में ऐड नहीं हुआ. उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर एसेट्स माने जाते हैं इकोनॉमी के. इस टाइम गोल्ड एक एसेट है कंट्री के लिए. उस टाइम जो प्रॉफिट हुआ वो इंडियन इकोनॉमी के एसेट्स को नहीं बढ़ाया, वो खर्चा कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर. सैलरी पे कर दी अपने स्टाफ की. Several essential commodities such as food grains, clothes, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic product as these were exported. और जो essential goods थे वो इंडिया में रहते ही नहीं थे, वो बाहर भेज दिए जाते थे, जिससे starvation की प्रॉब्लम इंडिया में आ गई. Trade through the Suez Canal. Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the isthmus of Suez, northeastern Egypt. The canal provides a direct trade through of ships operating between European or American ports and ports located in the South Asia. इंडिया से सीधा दिया जाता था, वो एक रूट बना दी गई. India is in South Asia. It opened in 1869 and made the access of Indian market easier. इस कैनल से मार्केट तो बहुत अच्छी हो गई, बट एक्सप्लोटेशन और ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट पे होने लगी. क्लियर? जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया के ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा था? सेवेंटी टू 75, 80% एग्रीकल्चर सेक्टर में थे. मेजॉरिटी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे. यू नो व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? लोगों को लगता था वो काम कर रहे हैं, बट वो काम करते नहीं थे. एक काम को करने के लिए 2 बंदों की जरूरत है, वो काम 3 बंदे कर रहे हैं, तो एक बंदा हो गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. अभी भी है HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, एक फैक्ट्री 2 बंदे संभाल सकते हैं, बट वहाँ पे 3 जने जाते हैं, 2 भाई उनके 2 बच्चे, 4 जने जाते हैं. फैक्ट्री में 2 बंदों की जरूरत है, जाते 4 हैं, तो लगता है चारों काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में 2 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि काम तो 2 ही बंदों का हो रहा है. उस टाइम पे वो, ये नहीं सभी फैक्ट्रीज में ऐसा होता है, कुछ फैक्ट्रीज हैं मेरे सामने ऐसा होता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ये एग्रीकल्चर सेक्टर में था. 70 to 80% लोग काम करते थे एंड मेजॉरिटी वर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. इसीलिए तो प्रोडक्टिविटी कम थी. सेकेंड, बाकी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम करते थे. एजुकेशन बहुत कम थी, इस वजह से ये सेक्टर में काम कम था, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन चाहिए होती है. स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. Occupational structure shows the distribution of population across the different sectors, that is primary, secondary and tertiary sector. During the colonial period, the occupational structure of India exhibited backwardness and it was brought forward by the following points. During the primary sector accounting for the largest share of workforce, which remained at a high of 70 to 75% of the workforce. What is workforce? The people who do work, जो काम करते हैं, उस majority यहां पर थे. आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लार्ज चंक इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड. ब्रैकेट में लिख लीजिए, लार्ज चंक was disguised unemployed, was disguised unemployed. The secondary and tertiary sectors accounted for only 10, that is 15 to 20% respectively. The remaining one 20 to 30%.
देयर वॉज अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ रीजनल वेरिएशन. रीजनल वेरिएशन मतलब कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं. अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाए तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पर थे. थोड़ा ऊपर आए नॉर्थ इंडिया में मेजॉरिटी लोग यहाँ पर थे. पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास मीन्स चेन्नई, साउथ इंडिया, बॉम्बे, बंगाल witnessed a decline in the dependence of workforce on the agriculture sector and increase in secondary and tertiary sector. Why? They were more educated. आज के टाइम पे भी साउथ इंडिया में ज़्यादा लोग एडुकेटेड हैं. Why? वो एडुकेशन शुरू से चलती आ रही है. ओडिशा, राजस्थान, पंजाब registered an increase in the dependence to the workforce on the agriculture sector. Why? यहाँ पे रेनफॉल अच्छी थी, पानी अच्छा था, तो जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉफिट नजर आता था, काम करना इजी लगता था. दे डू दैट. ये चीज अभी भी है पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में. 1 minute, रीड आउट द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. Speed up everyone. 1 minute. Done. Next we have the state of infrastructure. The state of infrastructure. What is infrastructure? वो चीजें जिससे काम होता है, प्रोडक्शन होती है. पोर्ट्स बनाए गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए. रेलवेज बनाई गई, बहुत अच्छा काम किया. पोस्टल सर्विस इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई. इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन की गई उस टाइम कोल के थ्रू. एक ये ऐसी स्टेट है जिससे ब्रिटिशर्स ने हमें एडवांटेज दिया है. किया उन्होंने अपने फायदे के लिए था, बट उसका एडवांटेज आज भी 70 साल के बाद भी इंडियन इकोनॉमी ले रही है. पोस्टल सर्विस बहुत बड़ी है पूरे वर्ल्ड में. रेलवे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस करती है. डिफेंस नुकसान हुआ, डिटीरियोरेट की, एक्सप्लॉइट हुई, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था. गुड रिजल्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. ब्रिटिशर्स से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत पुअर था. ब्रिटिशर्स के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हुआ है. ब्रिटिशर्स से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ किंग्स तक ही लिमिटेड था, किंग्स, प्रिंस. बट ब्रिटिशर्स के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी इकोनॉमी में आया है. इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेज सच इंडस्ट्रीज विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज. Under the colonial period, basic infrastructure industries such as railways, ports, water transport, posts, telegraphs developed. However, the real motive behind this development was not to provide the basic amenities to the people, but to subserve various colonial interests. अब देखिए, हर कॉइन के ना दो पार्ट्स होते हैं, हेड एंड टेल. हम जब इंडिया में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं देखो ये नुकसान हुआ, ये फायदा मिला, वो भी अचानक से. यही चीज यूके में पढ़ाई जाएगी कि हमने इंडिया को ये दिया है, ये नुकसान हो गए, हम देना नहीं चाहते थे, अपने आप हो गए.
वहां पे ये पढ़ाया जाता है। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, प्रैक्टिकली इन सब के बीच में था कि ये पहले ही बहुत बुरा था और बुरा हो गया। एक इंडस्ट्री अच्छी थी वो बुरी होगी, पर कुछ इंडस्ट्रीज अच्छी हुई हैं, बट वी आर सपोज टू राइट एज पर आवर इकोनॉमी। The state of infrastructure under the colonial rule can be understood with the help of the following points. The roads constructed were not fit for modern transport. There was an acute shortage of all-weather roads. Also, the roads that were built primarily served the purpose of mobilizing army within the country and to facilitate the transportation of raw material to the port cities. रोड्स बनाई गई पर वो ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, और रोड स्पेशली बनाई गई विलेजेस से सामान ले के पोर्ट्स पर देने के लिए। The Britishers introduced railways in 1850. Railways enabled the people to undertake long distance journeys and helped to break geographical and cultural barriers. However, it is also encouraged the commercialization of agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the Indian economies. रेलवे से बहुत बेनिफिट मिला, बट उससे एग्रीकल्चर और डाउन होगी। क्यों? कमर्शलाइजेशन, प्रॉफिट के लिए काम करने लग गए, बाहर बेचने लगे, इंडिया में सामान ही नहीं था खाने पीने के लिए। They took steps to develop inland trade and sea lanes. However, these inland waterways proved to be uneconomical. महंगे, अनअफोर्डेबल बने, क्योंकि इंडियंस के पास पैसा नहीं था वो चीज़ यूज़ करने के लिए। Electric telegraph system was developed for the purpose of maintaining law and order. They used the telegraph to make the law and order. That means इसको इतनी सज़ा होनी चाहिए, इस पर्सन ने ये क्राइम किया है, जो भी रूल्स बनते थे टेलीग्राफ उस पर्पस के लिए था। अभी लास्ट ईयर बंद हुआ है। द पोस्टल सर्विसेज वर ऑल्सो इनिशिएटिव बट दे वर इनएडुकेट। अब वो एडुकेट हो चुकी है, बट इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किया। ये सारी चीज़ें, रोड्स, वाटर, railways, waterways, telegraph and postal, these all are introduced by the Britishers, the state of infrastructure, when they left. They could not take the rail with them. If they could, they would. They could not, say they would not. Read out the state of infrastructure. Speed up 2 minutes. Let's move. Demographic condition. How was demographic condition? इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी जब ब्रिटिशर्स गए 15 अगस्त 1947 के टाइम? बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी। फीमेल्स रूरल एरियाज में ज़्यादा वर्क करती थी, फीमेल वर्कर्स बहुत ज़्यादा थी। माल नरिशमेंट थी, दैट मीन्स खाने पीने के लिए प्रॉपर सामान नहीं मिलता था।
पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है इन सेक्टर से जो पीपल, जनरल पब्लिक थी, वो किस तरीके से जीते थे। जैसे अगर हम विलेजेस की बात करें और यहाँ की बात करें आज के टाइम, वहाँ पे पॉल्यूशन कम है, यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, वहाँ स्ट्रेस कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, वहाँ इनकम कम है। ये डेमोग्राफिक कंडीशंस होती हैं। Demographic condition refers to the various indicators related to the population of the country such as life expectancy, कितने साल लोग जीते थे, लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे थे, बर्थ रेट, 1000 के ऊपर अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कितने 5 साल के अंदर मर जाते हैं, दैट इज डेथ रेट। These parameters helps us to assess the quality of life of population। इससे हमें पता लगता है लोगों के जीने की क्या क्वालिटी है। इस टाइम पे करंट सिनेरियो में बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ यूएस में नहीं है, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, इन कंट्रीज में है सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। एशिया के अंदर भूटान में क्वालिटी ऑफ लाइफ का सेंसस बहुत अच्छा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी लो एट 44 इयर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट एक्सपेक्टेंसी ऑफ 66 इयर्स। उस टाइम पे एवरेज बंदा 44 इयर्स जीता था। 44 इयर्स में एवरेज उसकी डेथ हो जाती थी। वाई? हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे। Infant mortality rate was quite high, about 218 per thousand in contrast to the infant mortality rate of 63 per thousand। हर 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे 5 साल के अंदर अंदर, और आज के टाइम पे ये 63 है। हर 1000 पर 63 बच्चे 5 साल के अंदर अंदर डेथ होती है। बट उस टाइम पे 218, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 3 गुना से ज़्यादा। On the eve of independence, the overall literacy rate was less than 16%. Female literacy level was negligible low level of 7%. 100 में से सिर्फ 16 लोग ही पढ़े लिखे होते थे। जब हम कहते हैं पढ़ा लिखे, I don't mean to say PhD, we just mean to say 8th pass। 100 में से 16 जने ही पढ़े लिखे थे, और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो 7%। सो एवरेज आप लेके चलिए, कुछ 100 में से 25 बॉयज पढ़े लिखे होते थे और 100 में से 7 गर्ल्स पढ़ी लिखी होती थी। लिटरेट, India's population exhibit a continuous increase pattern subsequent to 1921. Therefore 1921 is known as the year of Great Divide। 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगी। This year signifies India has entered into the second stage of underlying demographic transition। Demographic transition का second stage होता है जब population एकदम बढ़ने लग जाती है। तो इस टाइम ब्रिटेन्स ने कुछ अच्छी फैसिलिटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की, हेल्थ फैसिलिटीज, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज की और पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। सो 1921 इज कॉल्ड ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और ये वही टाइम था, कुछ 100 साल हो गए, जब स्पेनिश फ्लू आया था, बहुत लोगों की डेथ हुई थी यूएसए में। वहां पे पॉपुलेशन डाउन हो गई थी और यहाँ पे बढ़नी शुरू हो गई थी। The slow or negative population growth during 1911 to 21 was due to rapid and frequent occurrence of epidemics like cholera, plague, influenza and famines। During this period, India also faced a severe drought। वो 10 साल पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम थी। 1911 से 1921 हम कहते हैं वर्ल्ड डिप्रेशन में था। उसके बाद ये सब इम्प्रूव होना शुरू हो गया और इंडिया में ग्रेट डिवाइड 1921 में आई। डन। ये 6 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब आप ये 6 पॉइंट कर लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नो, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा। बीच बीच में कुछ असाइनमेंट्स, वर्कशीट हम जरूर करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग, आई रिपीट, फॉर द टाइम बीइंग these, along with this, आपको कुछ क्वेश्चंस करनी है। मैक्रो के अंदर
कंसेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है। इंडियन इकॉनमी में आपको लर्निंग करनी है, रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आएंगे। तो मैक्रो में मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, मनी बैंकिंग में आपने लिखे, इंडियन इकॉनमी में मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन है। दिस इज ऑल इन वन बुक, हमने इसको नोट्स में कंपाइल करके प्रोवाइड किया हुआ है आपको। You may see on page number 6 there are MCQs, 10 MCQs and then very short type questions 11 to 18। आपका होमवर्क नो डोंट कंसिडर, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास 40 मिनट्स के प्रॉक्सी ले लूँगा, इंडियन इकोनॉमी की क्लास 35 to 40 मिनट्स। डू नॉट लीव योर स्पेस टिल यू कवर द क्वेश्चंस। ये लेक्चर 1 है, मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, बट इसके क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। अभी मेरा एक लेक्चर पेंडिंग है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्कशन का रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन सबसे रिलेटेड है। लाइक इंडियन इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स मिले ब्रिटिशर से, तो एक एक पॉइंट उठाना पड़ेगा बीच में से। इंडियन इकोनॉमी को क्या नुकसान हुआ, एक एक पॉइंट इन सब में से उठाना पड़ेगा। सो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आने हैं। सो अभी के लिए आपका होमवर्क है, व्हेन आई से होमवर्क, इंडियन इकोनॉमी में क्या होगा, जब लेक्चर खत्म होगा आपने वो क्वेश्चंस उसी टाइम करके उठने हैं, आपने वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसी से रिलेटेड है। देयर आर फर्स्ट 18 क्वेश्चंस, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। लेक्चर मैंने तभी छोटा रखा है इंडियन इकोनॉमी का। आप ये 18 क्वेश्चंस आप अभी करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू डू दीज 18 क्वेश्चंस राइट नाउ। क्लियर? आगे 19 to 49 ये क्वेश्चंस हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। डोंट गेट इनटू दोस क्वेश्चंस नाउ। कल मैं इसमें कुछ 10 क्वेश्चंस, कुछ 8 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करेंगे। हमारा ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।